क्या आपको भी अपनी टांगों में भारीपन महसूस होता है? चलते चलते पैर से चप्पल निकल जाती है और पता नहीं लगता है? या फिर ऐसे लगता है कि पैरों में सुइयां चुभ रही हैं? अगर हाँ, तो हो सकता है कि आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी है। सो बेसिकली डायबिटिक न्यूरोपैथी होती क्या है? जब भी कभी शुगर लेवल्स हाई हो जाते हैं और डायबिटीज की वजह से जो नर्व्स डैमेज होनी शुरू हो जाती हैं, उसकी वजह से कंडीशन आती है जिसको डायबिटिक न्यूरोपैथी बोला जाता है। वैसे तो न्यूरोपैथीज जो होती है वो कई तरह की होती हैं, या तो नस दब जाने की वजह से हो जाती है, या फिर अगर नर्व्स में स्वेलिंग है उसकी वजह से हो जाती है। अगर किसी को न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है या फिर कोई ना कोई इंजरी हुई है जो नर्व को डैमेज कर रही है, तो उसकी वजह से न्यूरोपैथी हो जाती है। बट जो भी न्यूरोपैथी डायबिटीज की वजह से होगी उसको डायबिटिक न्यूरोपैथी बोला जाता है। अब बात करते हैं इसके कुछ टाइप्स की कि कौन कौन सी तरह की ये होती है। सबसे पहले आती है पेरिफेरल। जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है इसमें लेग्स और फुट जो हैं ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, और कभी कभार हैंड्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट टाइप आ जाती है ऑटोनॉमस न्यूरोपैथी। इस कंडीशन में जो चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं उसमें आ जाता है ब्लैडर, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, सेक्स ऑर्गन्स या फिर हार्ट। नेक्स्ट टाइप जो होती है वो होती है प्रॉक्सिमल न्यूरोपैथी। प्रॉक्सिमल न्यूरोपैथी में हिप्स आगे, थाइज आगे, बटक्स आगे, ये चीजें इन्वॉल्व होती हैं और बेसिकली एक हिस्सा ही अफेक्ट ज्यादा होता है। 50% जितनी भी न्यूरोपैथीज होती हैं बेसिकली ये पेरिफेरल न्यूरोपैथीज होती हैं, और सिर्फ 30% जो है वो ऑटोनॉमस न्यूरोपैथीज होती हैं। अगर बात करें इसके सिम्टम्स की, तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी की अगर बात करें तो उसमें पेशेंट्स क्या कंप्लेंट करते हैं कि पैरों में बहुत ज़्यादा भारीपन महसूस हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि जैसे पैर साथ में है ही नहीं, या फिर कभी कभार कई बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा मसल वीकनेस फील हो रही है, ज़्यादा देर तक खड़े नहीं हुआ जाता है, कभी कभी बैठे होते हैं या चल रहे हैं तो पैर से चप्पल निकल जाए वो भी नहीं पता लगता है उनको, और अगर किसी के पैर में चोट वगैरह लगी है वो भी जल्दी हील नहीं होगी, और कभी कभार ऐसे लोगों को इतना भी नहीं पता लगता कि उनके पैरों को कोई चीज़ टच की भी है या फिर नहीं। ये तो थी पेरिफेरल न्यूरोपैथी की बात। अब बात करते हैं ऑटोनॉमस न्यूरोपैथी की। जिस पेशेंट को ऑटोनॉमस न्यूरोपैथी होगी उसमें जो चेंजेस आएंगे वो आएंगे, हार्ट बर्न होना शुरू हो जाएगा, गैस की प्रॉब्लम आएगी, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, सेक्सुअल डिसफंक्शन जिसमें कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन, वजाइनल ड्राइनेस आ जाएगी, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम आ जाएगी, लो बीपी रहेगा, हार्ट रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इरेगुलर रहेगा, और एक्सेसिव या तो स्वेटिंग होनी शुरू हो जाएगी या फिर स्वेटिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। सो अब बात करते हैं प्रॉक्सिमल न्यूरोपैथी की। इस कंडीशन में जो चेंजेस आएंगे वो ये आएंगे कि जो भी जॉइंट्स हैं, हिप्स हो गए, बटक्स हो गए, इनमें बहुत ज़्यादा पेन फील होगी पेशेंट को, मसल एट्रोफी होनी शुरू हो जाएगी, ज़्यादा देर खड़े होने में दिक्कत आएगी, और इसके साथ साथ वेट लॉस होना भी स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं कॉजेज की कि ये न्यूरोपैथी क्यों होती है। जब भी किसी पेशेंट की बॉडी में हाई शुगर लेवल्स हो जाएं, इसकी वजह से जो नर्व्स हैं उसको प्रॉपर ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, और न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन ना मिलने के कारण जो नर्व सेल्स हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, जो अल्टीमेटली रिजल्ट करते हैं न्यूरोपैथी में, और डायबिटीज की वजह से है तो इस चीज को डायबिटिक न्यूरोपैथी कहा जाता है। देन कम्स रिस्क फैक्टर। किन लोगों को इस चीज के होने का ज्यादा खतरा रहता है? जिन लोगों का बीपी ज्यादा हाई रहता है, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स रहते हैं, या फिर बीएमआई बहुत ज़्यादा है यानी कि बॉडी मास इंडेक्स, वेट बहुत ज़्यादा हो, उस कंडीशन में चांसेस होते हैं। जो लोग अल्कोहल और स्मोकिंग का कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं उनमें न्यूरोपैथीज जल्दी आना शुरू हो जाए, और अगर किसी को किडनी प्रॉब्लम है उनमें भी ये कंडीशन जल्दी आ जाती है। इस चीज़ को किस तरह से डायग्नोस किया जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन मतलब देख के ही पता लगाना कि ये कंडीशन है या फिर नहीं। अगर आप किसी के पैरों को टच करोगे तो उसको फील नहीं होगा, वो कंप्लेंट करेगा कि पैरों में ऐसे लग रहा है जैसे कितनी सुइयां चुभ रही हो, या फिर बहुत ज़्यादा ठंड लगती हो पैरों को। ये सब चीज़ें फिजिकल एग्जामिनेशन में आ जाती हैं। नेक्स्ट कम्स एनसीवी स्टडीज़, नर्व कंडक्शन स्टडीज़ होती हैं जिससे कि कुछ हद तक पता लग जाता है कि न्यूरोपैथी है या फिर नहीं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज ईएमजी स्टडीज़, इलेक्ट्रोमायोग्राफी स्टडी से पता लगाया जा सकता है न्यूरोपैथी है या फिर नहीं। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। बेसिकली इसका कोई क्योर नहीं है, बस इस चीज़ को मैनेज किया जा सकता है कुछ मेडिकेशन से, फिजियोथेरेपी से, या फिर कुछ ना कुछ डाइट में चेंजेस करके इस चीज़ को थोड़ा बहुत रिजॉल्व किया जा सकता है। और अगर आप इसकी डाइट के बारे में जानना चाहते हैं तो पिछली वीडियो में हमने डायबिटीज़ की डाइट को डिस्कस किया है, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, तो उसको जाकर ज़रूर देखिएगा।
सो मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहले शुगर लेवल्स को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी के शुगर लेवल्स अच्छे से मेंटेन रहते हैं तो न्यूरोपैथी होने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। फिजियोथेरेपी की बात करें तो कुछ जनरलाइज्ड एक्सरसाइजेस होगी, वॉकिंग होगी, और वॉक करते वक्त एक चीज़ का खास ध्यान रखना है कि फ्लोर आपका क्लीन हो। बेसिकली इस कंडीशन में पेशेंट को एडवाइस किया जाता है कि वो अलग अलग फ्लोर पे नंगे पाँव चले या फिर ग्रास पे चले। तो कुछ लोग पार्क वगैरह में ऐसे चलना शुरू हो जाते हैं। इन पेशेंट्स की जिस तरह से मैंने पहले भी बताया कि सेंसेशंस वीक होती हैं, अगर ये नंगे पैर चलेंगे और कुछ इनके पैर में चुभ गया तो इनको वो तक नहीं महसूस होगा, जो आगे जाके एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो जब भी कभी आपने वॉक करना है या तो कारपेट्स यूज कर सकते हो जो डिफरेंट टेक्सचर्स के होते हैं। घर में अगर आर्टिफिशियल ग्रास है उसके ऊपर नंगे पैर चल सकते हो, बट चलने से पहले जो प्रिकॉशंस बोले उसका खास ध्यान रखना जरूरी है। सो ये था डायबिटिक न्यूरोपैथी का एक ओवरव्यू। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।